जी हां, कौन बनेगा प्रधानमंत्री का कारवां अब जा पहुंचा है बनारस में। आज इस रोड शो का शानदार अंजाम आप देखने जा रहे हैं। हम बनारस में हैं, जिसके बारे में कहना गलत नहीं होगा कि सही मायने में यह सियासत का महाकुंभ हो गया है। और इसे समझने की मुश्किल बात नहीं है। एक शख्स जो अपनी दाव आजमा रहा है, वो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, दूसरा उसे चुनौती दे रहा है। तो ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है, ऐतिहासिक भी कुछ लोगों के मायने से। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं अपने तमाम पैनलिस्ट से। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, समाजवादी पार्टी की तरफ से शत्रुद्र प्रकाश, बीएसपी की तरफ से प्रमोद अरहरी, उसी तरह से कांग्रेस की तरफ से सतीश राय साहब, और आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी मार्लिना जी। आप सबका स्वागत है। मगर जैसे कि हमने कहा, बनारस की सियासत का सीधा असर देश पर पड़ रहा है। सवाल उठाया जा रहा है कि जिस तरह से पूरी की पूरी बीजेपी, पूरा का पूरा कुनबा आज यहां मौजूद है, क्या नरेंद्र मोदी अपनी जीत को लेकर कुछ आशंकाएं हैं उनकी जहन में? एक और झटका उन्हें आज लगा है क्या? इसकी बताते हैं हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए। You will not seek the support of these parties who have bitterly criticized you and who you have bitterly criticized in the course of this campaign. I'm talking about parties like Mayawati, Mamta Banerjee, even Jayalalitha to some extent, even Naveen Patnaik to some extent. Can you do business with them if you have to? चुनाव में मैं भले ही टाइम्स नाउ से तू मैं कर लूं, लेकिन जब मुझे देश चलाना है तो मुझे टाइम्स नाउ को भी देश चलाने के काम में जोड़ना होगा। ये तो एक जिम्मेवारी है जी। आप राजनीति से बाहर निकलो ना, बहुत हो गया भाई। अंग्रेजी चैनल टाइम्स नाउ को दिए इसी जवाब के बाद उठ रहे सवालों को लेकर मायावती ने अपना रुख साफ किया है। बीजेपी की हालत इस चुनाव में काफी ज्यादा खराब है। बीएसपी किसी भी कीमत पर कोई भी समर्थन इनको नहीं देगी। बीजेपी के नेता भले ही चुनावी सभाओं में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर बहुमत नहीं मिलता है तो क्या होगा? मायावती ने अपना रुख साफ कर दिया है। ममता पहले एनडीए में रह चुकी हैं, लेकिन इन दिनों जिस तरीके से ठनी हुई है, उससे साथ आना आसान नहीं दिख रहा। जयललिता से मोदी के रिश्ते तो अच्छे हैं, लेकिन साथ आ ही जाएंगी, इसको लेकर साफ साफ नहीं कहा जा सकता। बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस बड़े खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी में नहीं मानती है। हम मानते हैं कि जनता का जो जनादेश होता है, इसका सभी पार्टियों ने सम्मान करना चाहिए। मायावती जी ने अपनी बात करी है, हमने अपनी बात करी है, मैं इस पर कोई रिएक्शन देना नहीं। कांग्रेस कह रही है कि मोदी बहुमत नहीं मिलता देख जाति की राजनीति करने पर उतर आए हैं। शायद हताश होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ने इसको एकदम से दूसरा स्पिन देते हुए नीचे स्तर की राजनीति को जाति के साथ में इसको जोड़ दिया। मोदी के ताजा संकेत के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल तो खुद मोदी के वाराणसी से हारने की भविष्यवाणी तक कर रहे हैं। बहुत बुरी तरह से घबराए हुए हैं। वाराणसी हार रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, अब ये नाटक और नौटंकी करने लगे हैं। नरेंद्र मोदी भी जब बिहार के मोतिहारी पहुंचे तो लोगों की भीड़ देखकर ये दावा करने से नहीं चूके कि मीडिया को हकीकत का अंदाजा नहीं लग रहा। जो पॉलिटिकल पंडित दिल्ली में बैठ करके कहते हैं कि बहुत दिन हो गए, लोग थक गए हैं, चुनाव लंबा चल गया है, ये टीवी में बैठ करके चीखने चिल्लाने के वालों के लिए होगा, ये जनता जनार्दन का चुनाव। बीजेपी इस बार सहयोगियों के साथ मिलकर करीब 400 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन दावा 300 सीटें जीतने का है। केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे कई ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी और सहयोगियों के लिए जीत का सफर आसान नहीं दिख रहा। तो क्या बीजेपी इस आशंका को देखते हुए एनडीए का कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है? तो आइए बहस का आगाज करते हैं। सबसे पहले विजय सोनकर शास्त्री, बीजेपी की तरफ से आप बताएं, जनता नरेंद्र मोदी पर क्यों विश्वास करे? और आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं अब।
देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने अपने को प्रमाणित कर दिया है गुजरात में। उन्होंने गुजरात का एकदम चित्र ही बदल दिया है और खास तौर से विकास की बात करने वाले नरेंद्र भाई मोदी आज देश के लोकसभा के चुनाव को मुद्दे पर रख करके चल रहे हैं। वो केवल विकास की बात कर रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी की बात करते हैं, नौजवान जो गुमराह हो रहे हैं। आपका वक्त खत्म हुआ। शत्रुघ्न प्रकाश, समाजवादी पार्टी से। जनता मुलायम सिंह यादव में अपनी उम्मीद क्यों ढूंढे? और आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं अब। हर तरह की गैर बराबरी, सामाजिक, आर्थिक, रंग की, क्षेत्रीय, उसको खत्म करने के लिए और काशी के सर्वांगीण विकास के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन और समाजवादी मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए, मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सारे लोग हमारी पार्टी को वोट कराएं। आपने 20 सेकंड से पहले अपनी बात खत्म की। अब रुक करते हैं बीएसपी का। आप बताइए हमें प्रमोद जी कि जनता मायावती में उम्मीद क्यों ढूंढे? और आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं अब। मायावती जी के कार्यकाल में आम जनता जो सुकून की जिंदगी व्यतीत करता था वो इस शासनकाल में नहीं है। सारे लोग त्रस्त हैं, चारे तरफ हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। इसलिए लोग बहन जी को वोट करके उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। आपने वक्त से पहले अपनी बात पूरी कर दी। अब रुक करते हैं कांग्रेस का। सतीश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जनता आखिर राहुल गांधी में अपनी उम्मीद क्यों ढूंढे? वो कैसे उनकी समस्याओं का निदान कर सकते हैं? आपके 20 सेकंड अब शुरू होते हैं। वो इसलिए कि हमने काम किया है। पिछले 10 वर्षों में हमने उतने अधिकार भारत की जनता को दिए हैं जो भारत के संविधान के निर्माण के बाद पहली बार दिए गए। चाहे वो काम के अधिकार की दिशा में बढ़ा हुआ मनरेगा जैसा कदम हो, शिक्षा का अधिकार हो, खाद्य सुरक्षा गारंटी का अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, इससे लोकतंत्र का विस्तार हुआ है। बनारस में भी। आपका वक्त खत्म हुआ। सीधे अब रुक करेंगे आम आदमी पार्टी का। क्या अरविंद केजरीवाल इस देश की समस्याओं का जवाब दे सकते हैं? आतिशी मार लेना। आपका वक्त शुरू होता है अब। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल एक ही ऐसे नेता है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं और लड़ते रहे हैं। आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार, वंशवाद, अपराधीकरण के और सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़ी है। इसलिए देश की जनता को आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करना चाहिए और उन्हें भरोसा है। आपका वक्त खत्म हुआ। चलिए बहस का आगाज करते हैं। विजय जी, ये क्या हो रहा है? पूरा का पूरा कुनबा पहुंच गया है। बेचारा वडोदरा अनाथ पड़ा हुआ है, वहां कोई नहीं जा रहा है। ना मोदी जा रहे हैं, ना नेता जा रहे हैं। सारे नेता यहां पहुंच के धरना दे रहे हैं। ये हो क्या रहा है? देखिए, ये सच्चाई नहीं है। आज लाखों लाख की संख्या में काशी के कार्यकर्ता सड़कों पर है और नरेंद्र भाई मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। जहां तक बाहरी लोगों की बात है, उनकी शुभकामनाएं अगर नरेंद्र भाई मोदी को है और वो नरेंद्र मोदी है, थोड़ी शुभकामनाएं वडोदरा की जनता को भी दे देते। ऐसी बात नहीं है। बड़ौदा में चुनाव समाप्त हो चुका है और वहां पर भी हमारे हजारों लाखों की संख्या में कार्यकर्ता थे। यहां पर इसलिए है कि नरेंद्र भाई मोदी कोई कार्यकर्ताओं को बुलाया नहीं जा रहा है, बल्कि वो स्वयं यहां आ रहे हैं। हर लोग ये चाहता है कि नरेंद्र भाई मोदी जो देश के प्रधानमंत्री, डर की वजह उस कोने में खड़ी जो महिला हैं उनकी पार्टी के मुखिया तो नहीं। क्या डर अरविंद केजरीवाल का है जिसकी वजह से पूरा कुनबा है? मैं आ रहा हूं आपके पास। बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल डर गए हैं नरेंद्र मोदी, तभी उन्हें अरुण जेटली को भी बुलाना पड़ रहा है, अरुण जेटली को धरने में भी बैठना पड़ रहा है। हालांकि 15 मिनट से ज्यादा वो बैठ नहीं पाए, लेकिन स्पष्ट है डर है। आतिशी जी बताइए, कमाल की बात ये कि धरना पर कॉपीराइट आपका है, फिर भी वो धरना दे रहे हैं। कमाल की बात। वैसे भी अरुण जेटली को आज पता चल गया है कि ब्लॉग लिखना मुश्किल है धरने पे बैठने से। मतलब विजय जी धरना दीजिए, मगर आपको कम से कम कोचिंग ले लेते अरविंद केजरीवाल से। बेचारे अरविंद जी की तो 5 घंटे में ऐसी तैसी हो गई, थोड़ी देर बाद उन्हें छांव में आ जाना पड़ा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत तपे तपाए कार्यकर्ता हैं। देश की हकीकत के साथ हमेशा 2-2 4 होते रहे हैं। वो लोग हमेशा जनता के बीच में रहे हैं और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो हवा से टपक जाते हैं और नेता बन जाते हैं और जब दायित्व मिलता है तो छोड़कर। मोदी जी, क्या मोदी जी हवा से नहीं टपके? शत्रुघ्न जी नहीं, हवा से तो नहीं टपके हैं, लेकिन वो उड़न खटोला से जरूर आए हैं और उड़न खटोला से आए, उड़न खटोला से चले गए। तो अब हम लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ। अब भैया, आपको अगर बनारस में चुनाव लड़ना है तो आप गुजरात मॉडल करके यहाँ पर आए और फिर कहने लगे आजमगढ़ आतंकवाद का गढ़ है।
फिर बोलने लगे अयोध्या में राम राज लाओ, बनारस में आए गंगा पूजन करेंगे। अनुमति मिलने के बाद गंगा पूजन क्यों नहीं किया? जवाब दीजिए, अनुमति मिलने के बावजूद क्यों नहीं की गंगा पूजा? सीधा सवाल, सीधा जवाब। सीधा जवाब मैं दूंगा, लेकिन आपको समय देना होगा। आप ऐसे माइक नहीं हटा सकते हैं। सर ऐसा है ना सर, यहां सबको वक्त मिल रहा है। मैं वक्त दे रहे हैं, आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन जवाब पूरी होने के बाद ही आप हटाएंगे तो अच्छा रहेगा। नरेंद्र भाई मोदी की सभा को जिस प्रकार से रोका गया, नरेंद्र भाई मोदी कश्मीर में सभा कर सकते हैं लेकिन काशी में नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसी बात जब आई तो कार्यकर्ता हमारे उद्वेलित हुए और बड़े नेताओं ने अनशन और धरना का और प्रदर्शन का यहां पर घोषणा कर दिया। मैं बात समझ गया, आप दोहरा रहे हैं खुद को। नहीं आप नहीं सुनिए विजय जी कहना चाहता हूं मैं, ये सिर्फ एक लाइन का एक बात कहना चाहता हूं कि जब लाखों लाख कार्यकर्ताओं को उद्वेलित कर देंगे तो उसके बाद परमिशन का अर्थ क्या होगा, जरा ये समझाइए। मुझे समझाइए ना। जैसा कि अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, आप चुपचाप गंगा में आरती कर लेते, मगर आपको जो है उसका सियासी फायदा उठाना था, जिसकी वजह से ये सारा ड्रामा हुआ। मैं इस तरह की बातों को खंडन करता हूं, और ये वही लोग बोलते हैं जिनके पास मुद्दे नहीं होते हैं या जानकारी नहीं होती है। जिस प्रकार से काशी की जनता उद्वेलित हुई, ऐसे में क्या काशी के घाट पर स्नान करना या नहाना या पूजा करना क्या संभव था? आज अगर गंगा मैया बोल पाती तो जरूर बोलती कि बेटा तू आया तो मेरी आरती करने का था, मगर ऐसा लग रहा है तू खुद की आरती कर रहा है। बहरहाल ये कि आप मुझे बताइए, ये जो पूरा एक तरह से ड्रामा रचा गया कि साहब बेनियाबाग में बहुत बड़ा खतरा है, क्या इसके पीछे कांग्रेसी साजिश है? क्या कांग्रेस बौखला गई है कि आप नंबर 2 नहीं, आप नंबर 3 पे पहुंच रहे हैं? देखिए, कुछ बुनियादी बातें कर लीजिए। ये उत्तर प्रदेश की सरकार सपा की है, शत्रुघ्न जी जवाब देंगे क्यों मिला क्यों नहीं मिला। यह कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। किसी को कहीं सभा करने का हक है वो करे, लेकिन मैदान नहीं खाली था, नहीं मिला होगा। जो भी वजह रही हो शत्रुघ्न जी बेहतर बताएंगे। बेसिक बात जो विजय शास्त्री जी ने कही, ये लोग बार बार के गुजरात का तराना बनारस में गाते हैं। चुनाव बनारस में लड़ोगे, तराना गुजरात का सुनाओगे, गुजरात के मॉडल की बात करोगे। आप बोल रहे थे तो मैं चुप था शास्त्री जी। अरे इतनी अभी आपने गुजरात से ही शुरू की थी बात। आप बनारस मॉडल के, बीजेपी के बनारस मॉडल की बात क्यों नहीं करते? पिछले 25 साल में बीजेपी का एक टर्म छोड़ करके एमपी, उनका एमएलए, उनका सभासद, उनका मेयर, एक यादगार काम गिना दें पंडित। बहुत उम्दा बात कही है सतीश जी। मॉडल तो वो है जो हमें हाथ में मिलेगा, और हमें हाथ में वो मिला है जो हमें मुरली मनोहर जोशी ने दिया है। जवाब उसका दीजिए, गुजरात को यहां पैराट्रूप मत कराइए। बहुत बढ़िया प्रश्न उठा दिया गया है, इसका उत्तर भी मैं दूंगा। केंद्र सरकार ने यहां के एमपी का हाथ बांध रखा है और राज्य सरकार ने यहां के एमएलए का हाथ बांध रखा है। आप बताइए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब हाथ बांध जवाब दीजिए, क्या आपने इनका हाथ बांध रखा है शत्रुघ्न जी? भैया हम काहे किसी का किसी से हाथ बांधेंगे? हम कोई पाणी ग्रहण संस्कार कराने वाले लोग तो हैं नहीं। और हमारा कहना यह है कि देखिए, जब राज्य सरकार को ही विकास करना है तो हमारी राज्य सरकार तो अभी 3 साल और रहेगी। मुरली मनोहर जोशी विकास नहीं कर पाए, इनके मेयर विकास नहीं कर पाए, पूरी भाजपा विकास नहीं कर पाई क्योंकि इनकी सरकार नहीं है। क्या रोक रहे हैं? इसी तरह से क्या बहन जी ने भी विकास रोका बनारस का जब वो मुख्यमंत्री थी? जी नहीं, कभी नहीं। बहन जी ने कभी कोई विकास नहीं रोका, बल्कि बहन जी ने 760 करोड़ रुपए बनारस को दिया वाराणसी के विकास के लिए, जिसके ही कारण आज सड़कें चमचमा रही हैं और तमाम पुलें बनी हुई हैं, बाईपास बने, तमाम रास्ते निकले। ये बहन जी का ही देन है। ये जनता विश्वास नहीं कर रही है, आपकी बातों का जनता विश्वास नहीं करते। आतिशी, हाँ देखिए, बेसिक बात, मैं पहले विजय शास्त्री जी की बात का उत्तर देना चाहूंगा। मुरली मनोहर जोशी जी संसद की जो सबसे शक्तिमान संस्था है,
लोक लेखा समिति के अध्यक्ष थे। भारत सरकार का रेवेन्यू जहां खर्च होता है, लोक लेखा समिति किसी का गर्दन पकड़ सकती है, उनकी हनक से काम हो सकता था। जवाहरलाल नेहरू अर्बन डेवलपमेंट मिशन का पैसा है, योजना ठीक है, मायावती जी के समय बन के गई थी, मनमोहन सिंह की सरकार ने सैंक्शन किया था, काम अभी तक चल रहा है। कहां जाएगा ये जो सीवर लाइनें पड़ी हैं पानी, आज तक उसके ट्रीटमेंट प्लांट की जमीन के एक्वायरमेंट की कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। सवाल यहां पर यह आतिशी, क्या अरविंद केजरीवाल यहां उतरे तो हैं, मगर बनारस की जनता से कोई प्रेम नहीं है, उनका मकसद है मोदी को हराना, तो ऐसे में बनारस की जनता आप पर क्यों एतबार करे? देखिए, अरविंद केजरीवाल आम आदमी के मुद्दे उठाते हैं। हमने दिल्ली में भी आम आदमी के मुद्दे उठाए थे और काशी में आकर भी हमने आम आदमी के मुद्दे उठाए हैं। आप हमारा बनारस का मैनिफेस्टो देखिए, हम आम आदमी की बातें करते हैं, स्कूल कैसे हो, अस्पताल कैसे हो, कॉलेज कैसे हो, सुअर ठीक होना चाहिए, पानी की व्यवस्था ठीक होना चाहिए। सारी पार्टियों को देख लीजिए, कांग्रेस को देख लीजिए, सपा को देख लीजिए, बीजेपी, भाजपा, सबको देख लीजिए। अगर आप हर जगह जा रही हैं तो जनता आपसे एक सवाल पूछ रही है कि भैया 49 दिन बाद आपको भागना क्यों पड़ा दिल्ली से? देखिए, 49 दिन बाद भागना अपने भाइयों से की वजह से पड़ा, क्योंकि वो चाहते थे कि करप्शन के अरविंद जी अब ऐसा नहीं कह रहे आतिशी जी। सुन लीजिए, हमारे साथ जो भाई लोग हैं वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो। जब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कानून की बात आती है, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा सब एक साथ हो जाते हैं। चलिए लोगों के सवाल लेते हैं, जनता के सवाल लेते हैं। जी बोलिए। मैं समाजवादी पार्टी को छोड़कर सारे प्रतिनिधियों से यह पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जितना विकास कर दिया, पूरे देश के अन्य राज्यों में, किसी भी प्रांतों में अन्य पार्टियों ने इतना विकास किया है क्या? पहले इसी का जवाब हमको दे दें। चलिए, समाजवादी पार्टी ने विकास किया। जी बोलिए। भाई, जैसे लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन सब लोग क्षेत्रीय बात कर रहे हैं, आज विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज यहाँ से रॉ मटेरियल चीन जा रहा है, वहां से पूरा सामान बन के आ रहा है, सारे देश के उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। जैसे गांधी जी पहले यहाँ से सूत मैनचेस्टर जाता रुई, वहां से कपड़ा बन। आपकी इन समस्याओं का जवाब किसके पास है? सीधा सवाल बीजेपी से पूछिए कि वो कैसे विकास करेंगे, कैसे ये समस्या खत्म करेंगे। बहुत व्यापक सवाल है। जी बोलिए। मैं विजय सोमकर शास्त्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ के जो बुनकर लोग हैं, उनके लिए मोदी जी का क्या प्लान है, ये बताएं हमको। प्लान सीधा है, आप अगर केंद्र में सरकार बना लें, आपका सांसद भी बन जाए, फिर आप बाद में कहेंगे कि शत्रुघ्न जी मुझे काम नहीं करने देते हैं, तो जनता तो बेचारी बहुत असहाय है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। आज भी बनारस में जो काम हो रहा है वो एनडीए पीरियड के सैंक्शन 650 करोड़ का काम था, जो अभी उसका अमाउंट बढ़ करके 1000 करोड़ तक पहुंच गया है, वही काम हो रहा है। मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं, दो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए गए हैं। एक तो विकास के बारे में किया गया है, दूसरा बुनकर के बारे में किया गया है। हम नरेंद्र भाई मोदी देश भर में प्रवास कर रहे हैं और जिस स्टेट में जा रहे हैं उस स्टेट की वहां की क्षेत्रीय समस्या के बारे में बिल्कुल हर तरह से वो रख रहे हैं कि मगर विजय जी, मैं जानता हूं, आप दोहराते रहते हैं खुद को। मेरा सवाल आपसे सीधा ये है, मुरली मनोहर जोशी से जब यहां के व्यापारी जाते थे तो वो कहते थे मुझसे सड़क की बात मत करो, मुझसे राष्ट्रीय मुद्दों की बात करो। जब बाढ़ आती थी तो नदारद रहते थे, जब धमाका होता था तो मायावती पहले आती थी, सुशील कुमार शिंदे फिर आते थे और फिर जोशी जी आते थे। तो ये तो आपके विकास का मॉडल है। नहीं, देखिए ये बात गलत है, इस बातों में गलत नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? तीन बार बनारस के थानों में एफआईआर दर्ज हुई कि हमारा एमपी गायब है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं जी, एकदम सही बात है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या जोशी जी गायब रहे? आप कभी गलत कह ही नहीं सकते हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि ये लोग गलत बोल रहे हैं और ये लोगों के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि मुरली मनोहर जोशी इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कुछ किया। विजय जी दिल पर हाथ रखिए, अगर जोशी जी चुनाव लड़ रहे होते ना तो बीजेपी को मुश्किल हो जाती इस बार। ये तो मोदी करके आप आगे चल रहे हैं। देखिए, आज तो पूरे देश भर में मोदी ही चल रहे हैं, यहां नहीं, केवल यहां नहीं, पूरे देश भर में चल रहे हैं। तमिलनाडु में भी मोदी चल रहे हैं और कश्मीर में भी मोदी चल रहे हैं। चलिए 16 मई का इंतजार कर लीजिए। मोदी जी चल रहे हैं क्या आतिशी जी? भारतीय जनता पार्टी के लोग बनारस से इसलिए कहते हैं
इलेक्शन प्रभावित करेंगे। लेकिन आप क्या कह करके, केजरीवाल जी क्या करके आए कि वो आ रहे हैं बनारस इसलिए हम आएंगे, तो सवाल तो बड़ोदरा जी का। चलिए अब रुक करते हैं हम अपने दूसरे मौजू का, दूसरे विषय का। जी हां, प्रांजल यादव जो कि डीएम है यहाँ के, स्थानीय तौर पर बहुत अगर सियासत नरेंद्र मोदी ने एक तरह से सीधा हमला बोला है प्रांजल यादव का। अपने आप में यह मुद्दा निहायत ही बड़ा सियासी मुद्दा हो गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये हैं वो तस्वीरें जब बीजेपी ने वाराणसी के डीएम और इलाके में चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर प्रांजल यादव को हटाने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाहर धरना दिया। बीजेपी के कद्दावर नेता अरुण जेटली और अमित शाह ने आरोप लगाया कि मोदी को जानबूझकर रैली की अनुमति नहीं दी गई और ऐसा करने का आरोप लगाया गया प्रांजल यादव पर। बहुत जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी का ट्रांसफर करा जाए। हालांकि चुनाव आयोग ने बीजेपी के इस आरोप को खारिज कर दिया और प्रांजल यादव के काम को सही ठहराया। बीजेपी की नजरों में प्रांजल यादव भले ही विलेन हो, लेकिन वाराणसी के लोगों की नजरों में प्रांजल यादव की छवि अलग है। शहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर काम करते हुए प्रांजल ने शहर से ट्रैफिक जाम हटाने के लिए मेहनत कर लोगों को राहत दी है। हालांकि सड़क को बहुत कुछ किया है प्रांजल जी ने, डीएम ने बहुत मेहनत किया है डीएम यहाँ, और सड़कों को अच्छा किया, सड़क चौड़ा हो गया है। फरवरी 2013 में प्रांजल यादव की नियुक्ति वाराणसी के डीएम के तौर पर हुई और उसी के बाद सड़कों को चौड़ा करने के लिए अवैध निर्माण हटाने और डिवाइडर लगाने की योजना पर काम किया गया, जिससे लोगों को राहत मिली। बीजेपी ने अनुमति न मिलने पर प्रांजल यादव पर निशाना साधा तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल प्रांजल यादव के समर्थन में उतर आए। जिसने सड़कें बनवाई हैं, काशी का विकास करने की कोशिश की, और बीजेपी वाले कह रहे हैं उसको हटाना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत। प्रांजल यादव आईआईटी रुड़की के छात्र रहे हैं। उसके बाद 2006 में वो सिविल सर्विसेज में चुने गए। वाराणसी का डीएम बनने से पहले वो महाराजगंज और आजमगढ़ के भी डीएम रह चुके हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि प्रांजल अखिलेश के करीबी रहे हैं और इसी वजह से रैली को अनुमति नहीं दी। वहीं प्रांजल यादव का कहना है कि उन्होंने सिर्फ ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई। तो प्रांजल यादव, आइए सबसे पहले हम बनारस की जनता से जानते हैं कि प्रांजल यादव का मुद्दा यहां कितना अहम है। आपके हिसाब से प्रांजल यादव पर जो हमला है बीजेपी का, क्या वो जायज है? बिल्कुल जायज है, और मेरा बोलना यह है कि मोदी बनाम तमाम सब एक तरफ और मोदी एक तरफ, और इवन मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। मीडिया और भी लोगों से जानते हैं प्रांजल यादव का मुद्दा। सर, ये प्रांजल यादव की कोई गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है, सरकार के इशारे पर हुआ है ये काम, सरकार के इशारे पर हुआ है। प्रांजल यादव जी, जब वहां पर कांग्रेस और दूसरी पार्टियां वहां पर सभा कर सकती हैं, तो फिर उनको भी, मोदी जी को भी वहां पर परमिशन मिलना चाहिए था। क्या प्रांजल यादव को सियासी मुद्दा नरेंद्र मोदी ने बनाया? नहीं, असल में सच बात पूछिए जो है तो सपा के, बसपा के और केजरीवाल सभी मिलकर जो है मोदी जी को रोकना चाहते हैं, और तथाकथित डीएम साहब जो है उसके साथ मिले हुए हैं और देश को जो है मोदी जी का विकास की राह ले जाना चाहते हैं। और बताइए जी। भैया, मैं ये पूछना चाहता हूं यहाँ माननीय सभी नेताओं से, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो पिछले 20 वर्षों में नहीं किया, यहाँ के डीएम प्रांजल यादव ने 1 साल में वो करके दिखाया। सवाल यहां पर ये सोनकर जी, आप अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं प्रांजल यादव पर। आप कह रहे हैं कि इनकी पार्टी से उनके ताल्लुकात हैं, उसका कोई सबूत नहीं है। एक अफसर जो अपना काम कर रहा है, क्या उस पर इस तरह से पारिवारिक रिश्ते का आरोप लगाना सही है? देखिए, एक अफसर को अफसर की तरह से काम करना चाहिए, ये संविधान का एक हिस्सा होता है। पर देश में जब संविधान की रक्षा के लिए इस समय अग्नि परीक्षा हो रही है, तो ऐसे में उसको किसी एक पार्टी के पाले में खड़ा होना एक आप कह रहे हैं कि भैया एक सिक्योरिटी रिस्क है, एक इंटेलिजेंस थ्रेट है, आप उसकी बात क्यों नहीं मान रहे हो? बेनियाबाग अपने आप में संवेदनशील इलाका है, आपने आरोप लगा दिया कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात हैं, ये तो गलत बात हुई। देखिए, कश्मीर से ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होता है, कदम कदम वहां पर आतंकवादियों का खतरा है, पर वहां भी नरेंद्र भाई मोदी का सभा बड़े अच्छे ढंग से होता है, सुरक्षित होता है। ये काशी के बारे में इस प्रकार की बात करते हुए काशी के डीएम को शर्म आनी चाहिए। तो क्या ये कहा जाए कि प्रांजल यादव सही मायने मोदी के खिलाफ? हमारी 1 मिनट में बिल्कुल है वो।
1 मिनट में, हमारे यहाँ 1 मिनट में जवाब ये है कि देखिए, जब जो है कांग्रेस की बात है, आए हैं प्रधानमंत्री बनने और अब लगा रहे हैं डीएम पर आरोप, कल लगाएंगे सिगरेट पर आरोप। आप ये बताइए, ये चुनाव आयोग से आप भारतीय जनता पार्टी से लेना देना? शासन के लिए लगा रहे हैं, आपके शासन के तरफ जिस प्रकार गलत बात है, कोई शासन नहीं है। और देखिए, कर रहे हैं तोता की तरह आप सवाल यह है कि चुनाव आयोग जाने, अब भारतीय जनता पार्टी जाने। पार्टी का गुलाम नहीं होता है, डीएम एक आम जनता का गुलाम होता है। किसी का गुलाम की बात नहीं, देश आजाद हो गया है। गुलाम नहीं, गुलाम की बात नहीं, सब लोग गुलाम हैं। आज हम लोग राष्ट्र के गुलाम हैं, भारत माता के गुलाम हैं। आज हम लोग भारत माता के लिए जी रहे हैं, राष्ट्र के लिए नहीं। चलिए, नहीं, मगर प्रांजल यादव के समर्थन में अरविंद केजरीवाल खड़े हुए हैं, मगर यहां पर एक सियासी पहलू दिखाई दे रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल प्रांजल यादव को समर्थन करके क्या सियासत नहीं खेल रहे हैं? देखिए, अब आम जनता से पूछ लीजिए, लोग कह रहे हैं कि प्रांजल यादव ने क्षेत्र का विकास किया है, तो ये सियासत तो भाजपा खेल रही है। और वो परिवारवाद की बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को अपने परिवार के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो अंबानी के परिवार के दामाद को अपना मिनिस्टर बनाया हुआ है, वो इस तरह के सवाल कैसे उठा सकते हैं? क्या प्रांजल यादव को लेकर जो सियासत हो रही है वो सही है? जी नहीं, एकदम गलत है। वर्षों नहीं, अरसों बाद वाराणसी को ऐसा डीएम मिला है जिन्होंने वाराणसी की यातायात के साथ ही यहाँ के अमन चैन को कायम करने के लिए बहुत सा काम किया है। हम वाराणसी के लोग उनके सदैव आभारी रहेंगे और उनका नाम हमेशा। बताइए सतीश जी, आप तो स्थानीय, आप यहाँ का बैकग्राउंड समझ लें। 91 के इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कोई चुनावी सभा नहीं की वहां। उस इलेक्शन में दंगे हुए थे। उस सभा के बाद अटल बिहारी वाजपेयी, मैं समझता हूं, मोदी जी से बड़े नेता थे। वो टाउन हॉल में 2001 से लगातार उन्होंने चुनावी सभाएं की थी। जब विद्यापीठ ने देना बंद कर दिया और ने मैदान किया तो देना बंद कर दिया। जब 24 तारीख को नामांकन था तो विद्यापीठ की और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की के नियम और परंपरा को ताक पे रख करके हेलीपैड अधिग्रहण करके कलेक्टर ने दिया तो ठीक थे, लेकिन आपके 2 ऑप्शन में अगर एक ऑप्शन उसने नहीं दिया। नहीं, आपने अब तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि उन्होंने गंगा आरती क्यों नहीं की। गंगा मैया आज की तारीख में कह रही होंगी कि बेटा तू मेरी आरती करने आया था या अपनी आरती उतरवाने आया था। गलत बातें उनके बारे में कही जा रही हैं। जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को उद्वेलित कर दिया गया था, रोष कर दिया गया था, जिस प्रकार से यह वाराणसी। कौन से कार्यकर्ताओं को? बीजेपी? वो आपके काबू में नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, लेकिन कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता को कैसे काबू कर सकते हैं, जरा उसकी टेक्निक आप बता दीजिए। जनता यहां पर जो प्रचंड समर्थन दे रही है नरेंद्र भाई मोदी को, वो सड़कों पर थी। आप बता दीजिए उनको कैसे नियंत्रित। एक बात बताइए, चुनाव आयोग से आज की तारीख में आप सबको प्रॉब्लम है। उसकी निष्पक्षता का इससे बेहतर सबूत क्या हो सकता है? आपको भी प्रॉब्लम हुई थी आतिशी जी, इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते। देखिए, चुनाव आयोग को तो एक कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि भाजपा के समर्थकों ने ही गुंडागर्दी फैलाई हुई है यहाँ पे, तो इसलिए डीएम का कदम बिल्कुल सही था। हर कार्यकर्ता को हमारे पीटने का प्रयास किया जाता है, गाली गलौज की जाती है, तो सोचने की बात है। अगर चुनाव से पहले समर्थकों का ये हाल है तो सोचिए, खुदा ना खास्ता अगर भाजपा की सरकार। एक अहम मुद्दा यहाँ उठाया जा रहा है और ये मेरा आप दोनों से सवाल है। इस पूरे पैनल में भी आप ही दोनों सबसे ज्यादा उग्र हैं। ये देखा गया है कि जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और जैसे कि आरोप आम आदमी पार्टी भी लगा रही है कि वो लोग जरूरत से ज्यादा उग्र हैं, हमला केजरीवाल भी, और तो आप लोगों के काबू में नहीं है अपने कार्यकर्ता? हमारे काबू में हैं, लेकिन अब ये बताइए कि अगर प्रांजल के साथ यादव लग गया तो ये यादव विरोधी या यादव हिंदू नहीं है का? ये लड़ाई तो हिंदू बनाम हिंदू की है, हिंदू बनाम मुस्लिम की नहीं है। बताइए, क्या ये जैसा आतिशी ने जो सवाल उठाया, जो हमले हो रहे हैं, ये जायज है या काबू में नहीं है नरेंद्र मोदी के उनके समर्थक? देखिए, आज देश में लोकतंत्र की परीक्षा की घड़ी है। ऐसे में बिल्कुल हर चीज को काबू में रखने की जरूरत है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यकर्ता तो पूरा नियंत्रित हैं।
पर बिल्कुल नियंत्रित नहीं है। मैं पिछले 2 महीने से कौन बनेगा प्रधानमंत्री कर रहा हूं और मैंने हमेशा नोटिस किया है कि आगाज गड़बड़ी का हमेशा मोदी मोदी के नारों से होती है। और यह बात मैं अपने निजी तजुर्बे से आपको कह रहा हूं, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं आपके भी निजी तजुर्बे को मैं सही नहीं मानता हूं, इसलिए कि आज बनारस में जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो जितने हैं उससे कम 100 गुना ज्यादा तो जनता एक आम समर्थक है। बाकी बहुत सभ्य हैं आपके कार्यकर्ता। चलिए। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ से वीमेन पावर लाइन चल रही है। मैं उन बयानात के बारे में पूछ रहा हूं जो दिए गए। बिल्कुल सुना मैंने, बिल्कुल सुना कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। शर्मनाक बयान है ये। और यही नहीं, मुलायम सिंह जी ने एक और बयान दिया था बहन जी के बारे में कि ये बहन जी हैं, कुमारी हैं, माता हैं, क्या है। ये बयानात होता है कोई? ये कोई इतनी शर्मनाक बात कही है? देखिए, सवाल ये है कि आपको इस पर शर्मनाक लग रहा है और राहुल गांधी हनीमून मनाते हैं तो वो शर्मनाक तो है। बिल्कुल शर्मनाक है। मैंने इनकी आलोचना की है, मैंने कहा गलत कहा है, उसी तरह से नेताजी ने जो कहा है वो भी गलत है। ऐसा कहा ही नहीं है। हम लोग बलात्कार। बिल्कुल, उन्होंने ऐसा आपत्तिजनक सवाल किया है जिससे महिलाओं में काफी रोष है और इसी कारण महिलाएं भी इस बार को वोट देकर करके आने वाली सरकार में अपनी उपलब्धि दिखाने का प्रयास करने जा रही हैं। सवाल ये, इस तरह की पेट्रियार्कल सोच, इस तरह की सोच जिसमें महिलाओं को टारगेट किया जाएगा, मैं जानना चाहता हूं फिर इस देश की जनता की महिला कैसे आश्वस्त हो? बिल्कुल, और मेरा तो मानना है ये सवाल सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी जी से है। सब लड़कियां यहाँ पे बैठी हुई हैं, सोच लीजिए नरेंद्र मोदी जी ने तो पूरी सरकार की मशीनरी को एक महिला के फोन के टैप करने के पीछे लगा दिया था। क्या आप चाहेंगे कि आपकी बेटियों के साथ आपके परिवार की महिलाओं? मैं बड़ी शालीनता से, बड़े अदब से अपनी बहन के दोनों प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा। पहले प्रश्न में तो केवल एक बात कहूंगा कि जो जितना एक राष्ट्रीय सहमति बना के संभव कड़ा कानून था वो यूपीए सरकार ने बनाया। दूसरा प्रश्न बनारस में कि अगर जोशी जी ने काम नहीं किया तो एक अवसर दे देने में हर्ज क्या है। केवल इतनी बात होती तो हम भी मान लेते। इससे पहले भी राजनीतिक तीर्थ यात्रा पर आने वालों के और मॉडल बीजेपी ने अप्लाई किए। मैं पूछता हूं शीश चंद्र दीक्षित जी ने क्या किया, या इनके सपोर्ट से अनिल शास्त्री जी आए, दूसरे इलेक्शन में अटैची लेके गए, शीश चंद्र दीक्षित जी गए और जोशी जी गए। ये राजनीतिक तीर्थ यात्रा पर आकर के अतिथि सांसदों का बनारस की जनता यही जानेगी कि हो सकता है जब 2 सीटों में 1 सीट त्यागने की बारी आए तो नरेंद्र मोदी अपने गुजरात प्रेम को देखते हुए बनारस की जनता को त्याग देंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। नरेंद्र भाई मोदी बनारस में आ गए हैं, यहां से वो जीत रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं और वो इसी क्षेत्र के एमपी रहेंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। गारंटी दे रहे हैं? चलिए और भी लोगों से सवाल करते हैं। जी बोलिए। नहीं, और भी लोगों से। जी, हम पूछना चाहते हैं तथाकथित अगर यहाँ पे सरकार नहीं बनी बीजेपी का तो उस पीरियड में नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? काशी की सेवा करेंगे कि सीएम के कुर्सी से इस्तीफा देंगे? हम शास्त्री जी से पूछना चाहते हैं। मेरा सिर्फ ये प्रश्न है, इस समय हम लोग राष्ट्रीय मुद्दों के लिए कर रहे हैं। अभी कल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि विजय माल्या समेत तमाम लोगों ने बैंकों से जो है कर्जा लिया हुआ है, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर आम जनता के पैसे शेयर मार्केट से लुटवा करके बर्बाद कर दिए उन्होंने। ये कांग्रेस के मैं आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं, बनारस से अगर अरविंद केजरीवाल जी सांसद चुने जाते हैं तो भविष्य में दिल्ली में होने वाले इलेक्शन जो कि प्रधानमंत्री पद के वो दावेदार, मुख्यमंत्री पद के दावेदार होने वाले, अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना दिया आपने? नहीं, दिल्ली में जो वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्या उस सूरत में वो बनारस की संसदीय सीट से वो त्यागपत्र दे देंगे? चलिए, ये हाइपोथेटिकल सवाल आपसे भी है। बनारस की जनता अगर बनारस से चुने लिए जाएं अरविंद केजरीवाल तो क्या फिर दिल्ली को त्याग देंगे वो? अगर अरविंद केजरीवाल बनारस के सांसद बनते हैं तो बिल्कुल बनारस में ही रहेंगे, क्योंकि हमारी राजनीति इस प्रकार की नहीं है कि हम 2 सीट से लड़ते हैं। अगर वो जीतेंगे काशी में रहेंगे, लेकिन मैं यहीं पे भाजपा वालों से पूछना चाहती हूं कि वो अभी बता दें कि नरेंद्र मोदी जी बनारस में रहेंगे कि नहीं। चलिए आखिरी कमेंट आपसे।
देखिए, जहां तक अभी मेरे से प्रश्न किया गया है नरेंद्र भाई मोदी के बारे में, नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। एक तरह से करोड़ों करोड़ देश की जनता ने उन लोगों को बना दिया है, और इस प्रकार की बातें जो असंभव है उनका कोई अर्थ नहीं है। का कोई अर्थ नहीं रहता है। मेरे पास इतना ही वक्त है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बनारस की इस चर्चा में शरीक होने के लिए। हम आपसे अपील करेंगे कि आप 12 मई को जाएं, अपने हक का इस्तेमाल करें, और 16 मई को काउंटिंग अब होगी, तो पूरा नतीजा एबीपी न्यूज पर देखें, और एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।